हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा नज़दीक है और इसी परीक्षा के संदर्भ में प्राचीन भारत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अगर पहली बार आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं यूपी पीसीएस कंडक्ट कराता है उससे संबंधित कंटेंट के लिए आप चैनल से जुड़े बने रह सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपना पहला प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री का पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आए हैं। अगर आप इनके क्वेश्चंस देने में सक्षम हो जाते हैं, आप एक बार इसका ऑप्शंस देख लीजिए। जूनागढ़ अभिलेख, एरण अभिलेख, एहोल अभिलेख एंड मथुरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। अब आप देखिए, अभिलेखों से एक प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जरूर पूछता है, तो इसलिए आप इन अभिलेखों को जरूर तैयार करके रखिएगा कि किस अभिलेख में किसकी बात की गई है। ठीक है, ये अभिलेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसका सही जवाब होगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। ओके, जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। इसके बाद जैसे इससे संबंधित और भी अभिलेख लिखे हुए हैं, जैसे कि एरण अभिलेख लिखा हुआ है। तो एरण अभिलेख किससे संबंधित है आप सभी को पता है, ये गुप्त काल से संबंधित है। एरण अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है ये एरण अभिलेख। और इसी एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का वर्णन मिलता है। ये भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है वहां से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद बात करते हैं एहोल अभिलेख की। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है ना, एहोल अभिलेख। इसके बाद आप देख रहे हैं मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख किससे संबंधित है, ये अभिलेख संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, ये भी गुप्त शासक थे, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से मथुरा अभिलेख संबंधित है। और इसी मथुरा अभिलेख में पहली बार गुप्त संवत का उल्लेख मिलता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुप्त संवत कब प्रारंभ किया गया है। तो ये पहला प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शंस हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, राय बहादुर दयाराम शाहनी, विलियम जोन्स, सर मार्टिमर व्हीलर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई है। दयाराम साहनी के बारे में आप जानते हैं कि हड़प्पा की जो खुदाई है वो इनके निर्देशन में की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करिए। अभी आपने पीछे एक संवत का प्रश्न देखा था। ठीक है, जब मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा संवत यहां से संबंधित है। अभी आपके सामने फिर से कुछ संवत हैं और उसका कुछ टाइम पीरियड दिया गया है, वो आपको मिलाना है। तो देखिए, बुद्ध संवत, विक्रम संवत, शक संवत एंड कोल्लम संवत। समय दिया हुआ है 78 AD, 544 BC, 825 AD और 58 BC। अब ये चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, तो जल्दी से आप इसको समझ सकते हैं कि कौन किससे संबंधित है। देखिए, बुद्ध संवत की बात करते हैं तो बुद्ध संवत कब स्टार्ट किया गया। ये बुद्ध संवत जब महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था 544 BC में, तब ये बुद्ध संवत प्रारंभ किया गया था। तो पहले का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, विक्रम संवत की बात करते हैं। विक्रम संवत कब शुरू किया गया था, ये तब शुरू किया गया था जब मालवा के शासक राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी के शकों पर विजय प्राप्त की गई थी। किस पर, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था 58 BC में।
ठीक है, तो दूसरे का डी होगा, बी डी। इसके बाद शक संवत की बात करते हैं, तो शक संवत का प्रारंभ किया गया, ये कुषाण राजा कनिष्क ने शुरू किया था, कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था शक संवत 78 एडी में, यानी कि ए इससे रिलेटेड है। इसके बाद कोल्लम संवत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा। कोल्लम संवत ये 825 एडी में प्रारंभ किया गया था कोल्लम संवत, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ओके, इसे बेसिकली विक्रमादित्य 4 के द्वारा शुरू किया गया था, विक्रमादित्य 4 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि इसे चालुक्य थे विक्रमादित्य 4, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी डी ए सी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो बुद्ध संवत 544 बीसी, विकृत संवत 58 बीसी, शक संवत 78 एडी और कोल्लम संवत 825 एडी। ओके, इसके अलावा भी और भी कई सारे संवत हैं, जैसे कि कली संवत। कली संवत कब शुरू किया गया है, 3102 बीसी में प्रारंभ किया गया है। इसके बाद एक है सप्तर्षि संवत, सप्तर्षि संवत, इसे कब प्रारंभ किया गया है, इसे 3076 बीसी में प्रारंभ किया गया है। इसके बाद एक है महावीर संवत, महावीर, ये सब यूपीपीसीएस के बहुत ही फेवरेट पोर्शंस हैं, जहां से मैं आपको प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं। 527 बीसी ये है महावीर संवत। ओके, ईसा मसीह का जन्म आपको पता है 1 एडी में हुआ था। इसके बाद के कुछ संवतों की बात करेंगे तो आप शक संवत ऊपर 78 एडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है एक कलचुरी संवत, कलचुरी संवत, इसका टाइम पीरियड है 248 एडी, 248 एडी में कलचुरी संवत आएगा। गुप्त संवत, जहां पीछे मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, तो गुप्त संवत कब का है माना जाता है, 319 एडी। ओके, ये जो गुप्तवंशी शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। हर्ष संवत, हर्ष संवत 606 एडी, हर्ष संवत माना जाता है 606 एडी। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण हिजरी संवत, हिजरी संवत कब का है, 622 का। ये कब है, जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का को त्याग करके मदीना जाने लगे थे, तो 622 एडी में ही हिजरी संवत उसी को मान लिया गया है। इसके बाद इलाही संवत, बहुत महत्वपूर्ण है, इलाही संवत, ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1583 एडी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संवत थे। हालांकि एक राजसक संवत भी कहा जाता है, राजसक संवत भी कहा जाता है, जिसे शुरू किया था शिवाजी ने, मराठा शासक थे, और 1673 एडी में इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये आप महत्वपूर्ण कुछ हमने आपको संवत बता दिए हैं, उनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, यानी कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है। तो ऑप्शंस है आपके सामने, 260 बीसी, 61 बीसी, 62 बीसी और 263 बीसी। तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया है 261 बीसी। नेक्स्ट है, निम्न में से सूरदास का गुरु कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीसीएस का इस पर बहुत टारगेट रहता है। यूपीपीसीएस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं आप कि बहुत ही पसंदीदा सेक्टर है कि कौन किसका गुरु रहा है। ठीक है, तो जैसे कि सूरदास का गुरु यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सूरदास के गुरु रहे हैं वल्लभाचार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सूरदास के गुरु कौन रहे हैं, वल्लभाचार्य रहे हैं। ओके, चलिए अब बताइए कबीर के गुरु कौन रहे हैं, यहीं पर बता दीजिए आप। कबीर के गुरु कौन रहे हैं, रामानंद। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है, चाणक्य। ओके, ऐसे ही मीराबाई का गुरु कौन है, मीराबाई का गुरु रैदास। और रैदास के गुरु कौन है, रैदास के गुरु रामानंद। ओके,
तो कबीर के भी गुरु रामानंद हैं और रैदास के भी गुरु रामानंद हैं। अब बताइए कि शिवाजी के गुरु कौन है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। शिवाजी के गुरु, शिवाजी के गुरु कौन है? दादाजी कोंड देव, दादाजी कोंड देव, ये शिवाजी के गुरु हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तानसेन का गुरु कौन है? तानसेन कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछा है। इनके गुरु हैं शेख मोहम्मद गौश। ओके, ऐसे ही औरंगजेब का गुरु कौन था? 2017 की प्री परीक्षा में पूछा गया था कि औरंगजेब का गुरु कौन है? तो अहमद फारूक सरहिंदी। कौन? सॉरी, शेख मासूम, वो जहांगीर के गुरु थे। शेख मासूम औरंगजेब के गुरु रहे। तो ऐसे आपको कुछ लोग हैं जिनके जो पॉपुलर हस्तियां हैं उनके गुरु के नाम याद होने चाहिए। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती है रविंद्रनाथ टैगोर। इनके गुरु कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, इनके गुरु का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए महात्मा गांधी के गुरु का नाम बताइए। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। अब आप जो भी ये गुरु हैं वो आप अच्छे से सबके देख लीजिएगा, कौन किस व्यक्तित्व का कौन सा गुरु है। ठीक है, यहां से एक प्रश्न आपको अगर आएगा तो अवश्य मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? चलिए जल्दी से 10 सेकेंड का समय देंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण या फिर गोपथ ब्राह्मण। निम्न में से सामवेद का ब्राह्मण कौन है? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब है जैमिनी ब्राह्मण। इसका सही जवाब क्या होगा? जैमिनी सामवेद का ब्राह्मण है। चलिए देख लेते हैं कौन किसका ब्राह्मण है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? का। कौन कौन से फिर हो गए? कौशितकी और ऐत्रेय। ठीक है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद को याद रखने के लिए आप रख सकते हैं ST, मतलब कि तैत्रीय और शतपथ। ठीक है, फिर सामवेद की बात करते हैं। सामवेद को आप JP से याद रख सकते हैं। जैमिनी इसका ब्राह्मण है और पंचविश इसका ब्राह्मण है। इसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। तो ये सारे ब्राह्मण आपको याद कर लेने हैं कि कौन सा किसका ब्राह्मण है। ओके, चलिए ऐसे ही आपको याद कर लेने कौन किसका उपवेद है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद का उपयोग जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। ऐसे ही सामवेद का जो उपवेद है वो गांधर्व वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। ये सब बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीपीसीएस के, तो इनको आपको याद करके रखना है। सुमेलित करना है, कुछ बुक हैं और उनके रचनाकार हैं, तो इसमें से सही सुमेलन करना है कि कौन किस किताब का रचनाकार है। चलिए जल्दी से सुमेलित करिए आप। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किसकी किताब है? मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। ठीक है, तो इसका हो गया 2, 1, 2, तो इसमें 2 मिल रहे हैं आपको। फिर हर्षचरित, हर्षचरित किसकी किताब है? हर्षचरित है आपकी बाण भट्ट की। ठीक है, तो ये हो गए 3। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी है? अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी किसकी है? जल्दी बताइए। नो, पतंजलि की नहीं है। अष्टाध्यायी है पाणिनि की। किसकी है? 1 सेकेंड रुकिएगा। अष्टाध्यायी है पाणिनि की। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, और इसके बाद महाभाष्य है पतंजलि की। तो ये किससे मिल रहा है? 2, 3, 4, 1, A2, 3, 4, 1। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा A। बहुत अच्छा जो है, आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल याद करके रखिएगा कि कौन सी किसकी
किताब है। तो जैसे मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। महाभाष्य पतंजलि की है। ऐसे ही एक किताब है कथा सरित सागर, तो कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की है। तो ये याद रखिएगा। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंदर बरदाई की। तो इस प्रकार की राजतरंगणी किसकी है? कल्लड़। इस प्रकार की किताबों को आप याद करके रखिएगा। ठीक है। इसकी कल्लड़ की राजतरंगणी में ही कश्मीर के राजवंशों की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वीडियो लास्ट से अंत तक देखिएगा आप लोग, शुरू से अंत तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ग्वालियर अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। कई बार यूपीपीसीएस ने इसको यहाँ से प्रश्नों को उठाया है। तो ग्वालियर अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्वालियर अभिलेख संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। इसका सही जवाब क्या होगा? ग्वालियर जो अभिलेख है वो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा है? आपने अभी इससे पहले पढ़ा था, बताइए जल्दी से। एहोल अभिलेख है। ठीक है। मालवा नरेश यशोवर्मन से कौन सा अभिलेख संबंधित है? मंदसौर अभिलेख संबंधित है। और रुद्रदामन से कौन सा संबंधित है अभिलेख? बताइए जल्दी से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित चीनी लेखकों का क्रम बताना है कि इनमें से कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस प्रकार का क्रम लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित चीनी लेखकों का क्रम। इत्सिंग, फाहयान, कासमांस, वेन्सांग। इसका सही जवाब है बी। सबसे पहले फाहयान आया था। फाहयान किसके समय आया था? 399 to 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहयान आया था। ये प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा की थी। और लगभग 15 वर्षों तक ये यहाँ पर रहा था। और उस समय की जो व्यापार व्यवस्था थी, वस्तु विनिमय गुप्त काल की थी, उसको बताया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था उसको देव निर्मित इसने बताया था। दूसरा यात्री था सुंग युन। वो इसमें ऑप्शंस में नहीं है, कोई बात नहीं। फिर फाहयान के बाद आएगा सुंग युन। इसके बाद आएगा कासमॉन्स। सुंग युन के बाद कौन आएगा? कासमॉन्स, जो तीसरा ऑप्शन है। ठीक है। कासमॉन्स ये भारत, और ये क्या करता है? ये 535 के आसपास आता है और ये भारत और श्रीलंका के संबंधों का या व्यापारिक संबंधों का वर्णन करता है। इसके बाद आएगा वेनसांग। कासमॉन्स के बाद कौन आएगा? वेनसांग। ओके। वेनसांग की पुस्तक है सियुकी और ये 629 एडी के आसपास आता है, हर्षवर्धन के समय। किसके समय आता है? वेनसांग हर्षवर्धन के समय। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 13 वर्ष तक रहता है, अध्यापन का कार्य करता है। और उस समय ये हर्ष को शिलादित्य की उपाधि देता है, शिलादित्य की उपाधि देता है। और अंत में इसके बाद आएगा एक अन्य जो यात्री है वो हवली। ऑप्शन में नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर आता है इत्सिंग 7th सदी में। ओके। तो लास्ट में इत्सिंग रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब है बी। ये मैंने आपको एक पूरी लिस्ट क्रम बता दिया है। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? चलिए जल्दी से सही जवाब दीजिए। ऑप्शन है डेरियस, निरियाकस, आनेस्टिक्रिटस एंड अरिस्टोबुलस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डेरियस। डेरियस सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक नहीं था, बल्कि यह सिकंदर से पहले भारत आया था।
ठीक है। सिकंदर के साथ आया था निर्याकस, अनेस्टिकेटस एंड अरिस्टेबुलस। और सिकंदर के बाद अगर बात करोगे तो कौन कौन आएगा? मेगस्थनीज, डाइमेकस, सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस का राजदूत था ये, और डायोनोसियस। तो ये सिकंदर के बाद आए थे, ये सिकंदर के साथ आए थे, और ये डेरियस सिकंदर से पहले आया था। और हेरोडोटस भी सिकंदर से, हेरोडोटस ये भी सिकंदर से पहले आया था। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित मुस्लिम अरबी लेखकों की किताबों को सुमेलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इन किताबों को आपको पढ़ के रखना है। जो भी अरबी लेखक हैं या जो किताबें होती हैं मुस्लिम जो एम्पायर था उस समय की, वो उस पर यूपीपीसीएस का बहुत फोकस रहता है। देखिए यूपीपीसीएस 2021 में भी उसने इसी प्रकार की एक किताब को पूछ लिया था, जो शायद ही किसी बच्चे को, मतलब जो बहुत ही डीप जो उस सब्जेक्ट के बच्चे थे वही उसको करने में सक्षम रहे होंगे। चलिए बात करते हैं इसकी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। मतलब ए का 4 सुलेमान की किताब है सिलसिला उत तवारीख। अलबरूनी की किताब है तहकीकात अ हिंद। ठीक है, इसी को किताबुल हिंद भी कहते हैं। किताबुल हिंद भी इसी को कहते हैं। इसके बाद अल बिलादुरी की किताब है फुतुहल बुल्दान। इसमें एक्चुअल में भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ है उसके बारे में इसकी जो है बातचीत मिलती है। और इसके बाद अरबों द्वारा भारत के अनेक प्रदेश जो थे उनको कैसे छोड़ा गया उनकी भी इसमें कहानी मिलती है। फिर अल मसूदी की किताब बची महरुल जहान। किसकी किताब है? अल मसूदी की। ठीक है, अल मसूदी कहाँ का रहने वाला था? ये बगदाद का रहने वाला था। अल मसूदी बगदाद का रहने वाला था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शल्य क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? शल्य क्रिया के रोपड़, बनवाली, कालीबंगा और धौलावीरा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी बार यूपीएससी ने भी इस सेगमेंट से एक प्रश्न को उठा लिया था। इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। कालीबंगा से आपको जो शल्य चिकित्सा है इसके प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, तो कालीबंगा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। कालीबंगा से इसके अलावा क्या क्या मिला है ये देख लेते हैं। काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, घग्घर नदी के किनारे है ये। ठीक है, शल्य क्रिया, भूकंप के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं और जुते हुए खेत के भी यहाँ प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है ये कालीबंगा से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए धौलावीरा की अगर बात करेंगे तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है? बेसिकली ये एकमात्र नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था, धौलावीरा। ठीक है, बनवाली की बात करेंगे तो बनवाली आपका हरियाणा में है और सरस्वती नदी के किनारे था। सरस्वती नदी के किनारे था। यहाँ से अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। ठीक है, रोपड़ की बात करेंगे तो ये पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, और इसका जो आधुनिक नाम है वो रूपनगर भी है। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो ये महत्वपूर्ण मैंने कुछ टॉपिक थे वो बता दिए। ऐसे मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है वो आपको पता होना चाहिए। दुर्गीकृत का कोई साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कांसे की नर्तकी वहाँ से मिली है ना। तो मलेरिया के साक्ष्य भी आपको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन वैदिक सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है, यानी कि कौन सा गलत कथन है?
सिंधु सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच प्रश्न उत्तर द्वारा मृत्यु के बाद जीवन के ज्ञान का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यही स्टेटमेंट गलत है। ओके, ऐसा ऋग्वेद में नहीं कहा गया है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही है कि सिंधु सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज का संवाद मिलता है और ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ब्राह्मणों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में गोमत शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है? गोमत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये गोमत शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है? धनी व्यक्ति, गाय का दूध, गायों की खोज के लिए या पशुपालकों के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है वैदिक सभ्यता में धनी व्यक्तियों को गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है या धनी व्यक्तियों को गोमत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलेखना पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए जल्दी से सही जवाब दीजिए। संलेखना पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब है इसका जैन धर्म से संबंधित है संलेखना पद्धति, ठीक है। चलिए, आपको पता है संलेखना में क्या होता है कि व्रत के द्वारा जैन लोग अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, वही होती है संलेखना पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये और बहुत फेवरेट टॉपिक है आपके कह सकते हैं आप यूपीपीसीएस के लिए। तो बताइए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, केवल 10 सेकेंड है, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और जो इनकी माता थी उनका नाम था माया देवी। हालांकि इनकी जो परवरिश की है वो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने की, प्रजापति गौतमी ने की है। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल था और इनके जो मुख्य शिष्य थे उनमें से आनंद और उपाली थे। कौन कौन थे? आनंद और उपाली थे। इन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग दिया था और ये जो गृह त्याग की घटना है इसी को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इनका जो सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना था। और जो घोड़ा था इसके साथ, वो घोड़ा कौन था? वो था कंथक, ठीक है। और इनके पहले गुरु थे वो थे आलार कालम, जो कि शांख दर्शन के आचार्य थे, ठीक है। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, तभी ये बुद्ध कहलाए थे। और इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था जाके सारनाथ में और अंतिम दिया वैशाली में, ठीक है। ये चीजें आपको कुछ याद रखनी। जहां इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, वो था गया, बोध गया, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी यानी उसी को फल्गु नदी भी कहते हैं। फल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ये आपको बता दिया है मैंने। पाली भाषा का इन्होंने बेसिकली प्रयोग किया और इसी घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जब पहली बार इन्होंने उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं
इसी को, ठीक है। और एक लेखक थे एडविन अर्नॉल्ट, इन्होंने अपनी पुस्तक लाइट ऑफ एशिया में इनके जीवन पर एक आधारित किताब है लाइट ऑफ एशिया। कई बार इससे यूपीपीसीएस ने और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया किससे संबंधित है, ठीक है। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को दिया था, सुभद्र को दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे इनके बारे में जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ है वो हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ है, हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह वाराह था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसका प्रतीक चिन्ह वाराह है? आदिनाथ, विमलनाथ, शीतलनाथ या फिर अनंतनाथ? इसका सही जवाब है विमलनाथ। विमलनाथ का जो प्रतीक है वो वराह है, ठीक है। आदिनाथ, आदिनाथ का जो प्रतीक था वो बैल है, क्या है? बैल है, ठीक है ना। शीतलनाथ, शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? शीतल छाया कौन देता है? कल्प वृक्ष। और अनंतनाथ, अनंतनाथ का जो चिन्ह होगा वो अनंतनाथ का क्या होगा? जल्दी से बताइए। अनंत आसमान में कौन उड़ता है? बाज, ठीक है। तो बाज पक्षी इसका इनका चिन्ह होगा। इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जैसे कि महावीर जो इंपॉर्टेंट है। महावीर का चिन्ह क्या होगा? सिंह, ठीक है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या होगा? सर्प या सांप, ठीक है। अरष्टिनेमी, इनका क्या होगा? अरष्टिनेमी, इनका होगा शंख। अरष्टिनेमी इनका क्या होगा? शंख। और इनको कहाँ प्राप्त हुआ था परिनिर्वाण? गिरनार पर्वत पर, ये याद रखिएगा। अरष्टिनेमी गिरनार पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है। ऐसे नेमिनाथ, कमल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकरों के प्रतीक थे। निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का संबंध संवेद पर्वत यानी कि झारखंड से है? संवेद पर्वत झारखंड से है। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए बहुत सारे जो तीर्थंकर थे, अगर 4 टोटल तीर्थंकरों को छोड़ दिया जाए तो सबका संबंध कहाँ से है? संवेद पर्वत से ही मिलता है। तो ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किनका संबंध संवेद पर्वत से नहीं है। तो पार्श्वनाथ, अरष्टिनेमी, वास्तुपूजनाथ और ऋषभनाथ। इसका सही जवाब होगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से है? संवेद पर्वत झारखंड से है। जबकि अरष्टिनेमी का संबंध मैंने अभी भी आपको पीछे बताया गिरनार पर्वत से है। कहाँ से है? गिरनार पर्वत से। जबकि वास्तुपूजनाथ का जो संबंध है वो चंपापुरी से, इनका परिनिर्वाण चंपापुरी में है। और ऋषभनाथ की अगर बात करेंगे तो ऋषभनाथ का संबंध है कैलाश पर्वत से, अष्टपद कैलाश पर्वत से, ठीक है ना। इसके अलावा महावीर भी एक अलग हैं, 4 में से 3 ये हो गए। और महावीर, महावीर का अलग है, इनका जो निर्माण केंद्र है वो पावापुरी है, पावापुरी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, मैंने चारों का नीचे लिख दिया है। ऋषभनाथ कैलाश पर्वत, वासुपूज्यनाथ चंपापुरी, अरष्टनेमी गिरनार पर्वत है, महावीर पावापुरी। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। गलत कथन बताना है आपको, किन कौन सा गलत है। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख स्थूलभद्र थे। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। श्वेतांबर संप्रदाय मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग को आवश्यक मानता है। दिगंबर संप्रदाय जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते हैं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका सी, कि श्वेतांबर संप्रदाय मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग को आवश्यक मानते नहीं, ये दिगंबर संप्रदाय मानता है ऐसा, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय वस्त्र मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग को महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि श्वेतांबर संप्रदाय। ओके, श्वेतांबर सफेद वस्त्रों को धारण करने वाले होते हैं। श्वेतांबर के जो प्रमुख थे वो स्थूलभद्र थे और ये मगध वाले कहलाए थे। श्वेतांबर जो थे वो मगध वाले कहलाए थे, जबकि जो दिगंबर थे वो दक्षिण वाले कहलाए थे, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन में 3 गुणों का सिद्धांत अपनाया गया है। सांख्य दर्शन केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है। इसका सही जवाब होगा डी, उत्तर मीमांसा केवल ब्रह्म को सत्य मानता है, ना कि सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन ये सब सत्य है कि प्राचीन दर्शन है, इसके प्रतिपादक कपिल हैं, सांख्य के प्रतिपादक कपिल हैं, और इसमें तीनों गुणों सत्य, तम और रज की बात की गई है, या इन तीनों गुणों को अपनाने की सिद्धांत को बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्निन में से भागदूत का संबंध निम्न में से किससे है? यानी कि भागदूत कौन है? ठीक है, भागदूत किसे कहते थे? तो इसका सही जवाब होगा कर संग्रह कर्ता को, यानी कि अर्थ मंत्री को शतपथ ब्राह्मण में भागदूत कहा गया है। जबकि राजा का जो सारथी होता था उसे सूत कहा जाता था, जो कोषाध्यक्ष होता था उसे संगहित्र कहा जाता था, और सेना के प्रधान को सेनानी कहा जाता था। तो ये इसका सही जवाब है। बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की टर्मोलॉजी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा प्रश्न पूछता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु निम्न में से कौन सा संस्कार किया जाता है? चलिए बताइए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन संस्कारों की चर्चा आपको, सारे संस्कार, टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। 16 के 16 संस्कार आपको पता होने चाहिए। तो गर्भ रक्षा और पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? इसका सही जवाब है पुंसवन। ठीक है, 16 संस्कारों की चर्चा कर लेते हैं जरा, कौन कौन से हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। ठीक है, जब नर नारी का मिलन होता है। फिर दूसरा है पुंसवन, गर्भ रक्षा के लिए। तीसरा है सीमंतो नयन, यह है गर्भस्थ शिशु की मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। चौथा है जात कर्म। जात कर्म होता है जब शिशु उत्पन्न होने के बाद पिता के द्वारा जब शिशु को आशीर्वाद दिया जाता है या शहद चटाया जाता है, उसे जात कर्म कहते हैं। फिर होता है नामकरण। नामकरण भी एक संस्कार है, हालांकि आज आप नहीं करते हैं, आज कई लोग नहीं करते हैं। फिर है निष्क्रमण, जब पहली बार बच्चे को बाहर निकाला जाता है, गृह से बाहर लाया जाता है। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, जब अन्न या अन्न को खिलाने का कार्य किया जाता है, चटाने का कार्य किया जाता है। आठवां संस्कार है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म या मुंडन भी इसी को कहते हैं। फिर 9वां संस्कार है कर्ण छेदन। कर्ण छेदन। 10वां संस्कार है विद्यारंभ। विद्यारंभ, ठीक है। 11वां संस्कार है, 11वां संस्कार है उपनयन। उपनयन संस्कार है। 12वां संस्कार है वेदारंभ। 13वां संस्कार है समावर्तन, जब पढ़ाई को खत्म करके समावर्तन आप घर लौटते हैं तो शिक्षा पूरी होने के बाद अपना दंड और सब जल जो है जल में फेंक कर वापस आ जाते हैं। समावर्तन के बाद विवाह संस्कार, विवाह के बाद वानप्रस्थ, और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। बस 1 मिनट का डिस्ट्रप्शन मिलेगा आप लोगों को, कारण है कि लैपटॉप की जो बैटरी है वो ऑफ हो रही है, तो बस 1 मिनट लगेगा। मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ, फिर से हम लोग मतलब ये अपने लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। ओके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखें।
बस 1 सेकेंड का डिस्ट्रप्शन है। ओके, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्कार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। सैंधव सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। इस डिस्क्रिप्शन के लिए सॉरी, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, चन्हू दड़ों में किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं और सिंधु सभ्यता के लोगों को गन्ना ज्ञात नहीं था, यानी गन्ना के बारे में जानकारी नहीं थी। तो चलिए इसका सही जवाब जल्दी से जल्दी दीजिए। इसका सही जवाब है कि सैंधव सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यही इसका सही जवाब है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि इसका जो दूसरा पक्ष है ये सही है, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो सैंधव सभ्यता थी वो ताम्रयुगीन सभ्यता ना होकर कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहीं पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सैंधव सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी, इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पा कालीन स्थलों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। कौन सा क्रम लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम लगाना है। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा और दायमाबाद, इनका सही जवाब होगा 3, 1, 2, 4। सबसे ऊपर ऊपरी छोर पर होगा कालीबंगा, फिर धौलावीरा, कालीबंगा राजस्थान में है, फिर धौलावीरा गुजरात में। ठीक है, इसके बाद लोथल, ये भी गुजरात में ही है, पोर्ट है गुजरात का। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। और फिर है दायमाबाद, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ क्रम। ऐसे ही आपको हड़प्पा कालीन जो स्थल है उनके पश्चिम से पूर्व के क्रम, पूर्व से पश्चिम के क्रम, ये सारे क्रम आपको पता होने चाहिए। आदमगढ़ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी आपको बताना चाहिए कि आदमगढ़ किस समय से संबंधित जो प्लेस है वो किस समय से संबंधित है। ठीक है, आदमगढ़, चलिए जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा आदमगढ़ स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है और यह एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। कौन सा है? पूरा पाषाण कालीन स्थल है आदमगढ़। ठीक है, यहाँ पर शिल्प के उपकरण पाए गए हैं, शिल्प के उपकरण पाए गए हैं और यहाँ से आदमगढ़ से ही पशुपालन के साक्ष्य मिले। पशुपालन के साक्ष्य भी आदमगढ़ से मिले हुए हैं। ये एमपी के होशंगाबाद में, होशंगाबाद जिले में स्थित है। ऐसे ही आपको याद रखना चाहिए कि भीमबेटका भी एक पूरा पाषाण कालीन स्थित है। बेटका ये भी एमपी में है। ठीक है, ऐसे लोहदा नाला, लोहदा नाला कहाँ है? यूपी में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी वो लिख दी हैं, कई बार सीधे सीधे मिलाने को आ जाता। तो यूपी में है महदहदा, लोहदा नाला और सराय नहर राय, ये उत्तर प्रदेश में है। आदमगढ़, भीमबेटका, हथनौरा और पंचमढ़ी एमपी में है, जबकि राजस्थान में है बागौर और कर्नाटका में है जल्लाहल्ली। ठीक है, आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और यह एक पूरा पाषाण कालीन एवं मध्य पाषाण कालीन स्थल है आदमगढ़। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एंड वेरी इजी प्रश्न। ठीक है, तो किस में मिलेगा? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इनमें कहाँ क्या मिलता है ये आपको पढ़ लेना चाहिए। मौर्य वंश की जानकारी निम्न में से किस पुराण से मिलती है? चलिए इसका सही जवाब कैसे देंगे आप? जल्दी से जल्दी दीजिए आप कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है। इसका सही जवाब है विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है?
विष्णु पुराण में मिलती है। चलिए और देख लेते हैं कि मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है। इसमें मिलती है आंध्र सातवाहनों की, 7 वाहनों की जानकारी मिलती है। और वायु पुराण में गुप्तों की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, वायु पुराण में गुप्तों की, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहनों की और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। शाक्त पुराण में हमें किसी की जानकारी नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपने ये पढ़ ही लिया है कि जैसे किस जो हमारे 6 दर्शन हैं, ठीक है, तो उनमें किस किस की बात की गई है, तो ये और कौन कौन उसके रचयिता हैं, इनकी भी आप जानकारी अपने पास रखिएगा। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में से गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। चलिए जल्दी से बताइए कि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित मठ हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। बद्री आश्रम उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा और श्रृंगेरी कर्नाटका। देखिए इसका अगर मानेंगे तो ये पूरी उड़ीसा है जहाँ पर गोवर्धन मठ की स्थापना की गई है। ये चारों ही मठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसमें से गोवर्धन मठ आपका पूरी उड़ीसा में स्थापित है, या जो पूरी उड़ीसा का जो मठ है उसी को हम गोवर्धन मठ के नाम से जानते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो अन्य मठ हैं, बद्री आश्रम, द्वारका, ठीक है, श्रृंगेरी, ठीक है, इनकी लोकेशन आपको दे दी है, इनको और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इनका क्रम भी पूछ लिया जाए कि किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए बद्री आश्रम जो है उत्तराखंड का, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है ज्योति मठ। किस नाम से? ज्योति मठ, ठीक है। द्वारिका जो गुजरात में है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है कालिका मठ, कालिका मठ। और जो पूरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ है और जो श्रृंगेरी का मठ है उसे श्रृंगेरी यानी कि शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक मठ कांचीपुरम में भी माना जाता है, तो ऑप्शंस के लिए आप इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। द्वैतवाद मत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? द्वैतवाद के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए कि द्वैत मत का प्रतिपादक कौन है। चलिए सही जवाब है इसका, द्वैत मत के प्रतिपादक हैं माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य, ठीक है। जबकि अद्वैत मत के प्रतिपादक आपने अभी पढ़ा था, ये द्वैत मत के हैं, और अद्वैत मत के शंकराचार्य, ठीक है। अच्छा, रामानुजाचार्य किस मत के प्रतिपादक हैं? ये वैष्णव संप्रदाय के, और ये विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक है। निम्बिकाचार्य की अगर बात करेंगे तो ये द्वैताद्वैत के प्रतिपादक हैं, और इनके संप्रदाय का नाम है सनक संप्रदाय। जबकि विष्णु स्वामी ये शुद्धाद्वैत इनके संप्रदाय मत के प्रतिपादक हैं, उनके संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय, ठीक है। और माधवाचार्य के जो संप्रदाय हैं ये द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, और इनके संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य से संबंधित है, द्वैतवाद के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक रहे हैं? तो अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो शासक है वो बौद्ध धर्म का संरक्षक है, ठीक है। किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। कौशल नरेश, प्रसेनजीत, वत्स नरेश, उदयन और अवंती नरेश चंड प्रद्योत सभी ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। इसके अलावा देखिए जो पॉपुलर नाम है जो इसमें नहीं है, बिंबिसार, इन्होंने भी बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया है। अजातशत्रु, ठीक है। इसके बाद उदयन आप पढ़ चुके हैं। फिर अशोक, और अशोक का जो बेटे थे दशरथ,
ये भी बौद्ध धर्म के संरक्षक रहे हैं। हर्षवर्धन, ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म के संरक्षक रहे हैं। इसके अलावा कनिष्क, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। प्रसेनजित, उदयन, चंद्रप्रद्योत, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, दशरथ, हर्षवर्धन और कनिष्क। ऐसे ही आपको याद रखना है कि किसने किसने जैन धर्म को संरक्षण दिया है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न कराने का एक मतलब ये भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इससे संबंधित आपको चीजों को पढ़ना है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण की साक्षी है? बिल्कुल जस्ट मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है हिरण्यवती नदी। हिरण्यवती नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए। और मान्यताएं, मतलब माना जाता है कि इसी नदी से आनंद से उन्होंने जल ग्रहण करने के लिए आखिर अंतिम बार अपने प्रिय शिष्य आनंद से यहाँ से जल मंगवाया था। और ये हिरण्यवती नदी कहाँ है? कुशीनगर में। कहाँ है? कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा है? ऑप्शन है गार्डन चाइल्ड, चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंगम या जॉन मार्शल। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। सिंधु सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा है? सही जवाब है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? जल्दी से बताइए। अभी मैंने आपको ऊपर नाम बताए थे, उनमें से इनमें से सबके नाम आपको मिले होंगे। तो पूछ रहा है सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? चलिए, बागौर, महदहा, मेहरगढ़ या फिर आदमगढ़। जल्दी से बताइए। मध्य पाषाणिक स्थल की बात कर रहा है, ना कि पूरा पाषाणिक की और ना ही जो है नवपाषाणिक की। इसका सही जवाब है बागौर। बागौर राजस्थान के, एक सेकेंड, बागौर कहाँ है? राजस्थान में है, भीलवाड़ा जिले में। और कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है बागौर? कोठारी नदी के किनारे ये एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद महदहा, ये यूपी में है, आपको पता है, प्रतापगढ़ जिले में है। और यहाँ पर हड्डी या सींग के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ आपने पढ़ा था। मेहरगढ़ कहाँ है? ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध प्रांत में है मेहरगढ़। और यहाँ से पहली बार कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आदमगढ़ अभी आपने पढ़ा था, एमपी में है और यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार के जो प्लेसेस हैं वो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट, नेचुरल हिस्टोरिका जो भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी देती है, निम्न में से किसके द्वारा लिखी गया है? स्ट्रेबो, प्लिनी, मेगास्थनीज और हेरोडोटस। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। ये भारत और इटली के व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, इसका सही जवाब है प्लिनी। प्लिनी की किताब है नेचुरल हिस्टोरिका और ये भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बताइए कि जो स्ट्रैबो हैं, ठीक है, स्ट्रैबो ने कुछ ऐसा लिखा है? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, बल्कि टॉलमी की एक किताब है ज्योग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, एक और किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये कई बार पूछा गया कि किसकी किताब है। इसका लेखक अज्ञात है, ये ध्यान रखिएगा, पता नहीं इसका लेखक कौन है। ठीक है ना, लेकिन ये भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी देता है, ये ध्यान रखिएगा। और प्लिनी की है नेचुरल हिस्टोरिका। और आपको पता है हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का
पिता कहा जाता है। और मेगस्थनीज की बुक का नाम इंडिका है। ये बहुत पॉपुलर बुक है, आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरित निम्न में से किसकी रचना है? चलिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रामचरित निम्न में से किसकी रचना है? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब है रामचरित है संध्याकर नंदिन की बुक। किसकी बुक है? संध्याकर नंदिन की है। और बताइए चंद्रबरदाई किसकी है? पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, बाणभट्ट की किताब कौन सी है? जल्दी से बताइए। हर्ष चरित। और कल्हड़ की राज तरंगिणी। ये सब पता होना चाहिए। मालविकाग्निमित्रम किसकी है? मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की है। ठीक है, महाभाष्य किसकी है? महाभाष्य ये पतंजलि की है। महाभाष्य पतंजलि। ठीक है, वृहत कथा मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र की है। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। तो ये बुक आपको पता होनी चाहिए। रामचरित संध्याकर नंदिन की है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और ध्यान रखिएगा, जैसे दीपवंश और महावंश। ये दोनों बौद्ध से रिलेटेड बुक हैं। दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावस्तु, दीपवंश, महावंश। ठीक है ना, ये सब बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। ये भी जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। वाक्पतिराज निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वाक्पतिराज निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि थे? जल्दी से बताइए। वाक्पतिराज, इसका सही जवाब है यशोवर्मन। वाक्पतिराज किसके समय थे? यशोवर्मन के समय थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय कौन था? वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके बाद हमीरदेव के समय कौन था? जयचंद्र। ठीक है, जयचंद्र थे। इसके बाद बात करते हैं बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन के समय कौन था? बल्लाल सेन के समय रहे हैं आनंद भट्ट। ओके, ऐसे ही आपको याद रखना है। जैसे भोज के समय कौन था? राजा भोज के समय बल्लाल थे। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। रामपाल के समय कौन था? रामपाल के समय, रामपाल का दरबारी कवि कौन था? संध्याकर नंदिन। ठीक है, जिनकी किताब थी या नंदी रामचरित, अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। वो रामपाल के दरबारी कवि थे, जिसमें बंगाल के शासक रामपाल की जीवन गाथा भी मिलती है रामचरित में। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से त्रिपिटक, उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। निम्न में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर दीपवंश। अभी आपने पढ़ा कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो क्या त्रिपिटकों में शामिल है? बिल्कुल नहीं। यही इसका सही जवाब है। दीपवंश त्रिपिटकों में शामिल नहीं है, बल्कि यह अलग से लिखी हुई एक किताब है पाली भाषा की। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक ये तीनों ग्रंथ हैं किसके? बौद्ध धर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। फिर से देखिए, आ गया है अभिलेख से रिलेटेड प्रश्न। एहोल अभिलेख से चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। भारत का पहला पार्थियन शासक माउस था। ग्वालियर अभिलेख, देखिए पहले और आखिरी शासक आपको सबके पढ़ के रखने चाहिए। ग्वालियर अभिलेख से माध्यम से गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। और हाथी गुम्फा अभिलेख सम्राट अशोक का प्राकृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। चलिए, तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। यही आंसर गलत है।
ये हाथी गुम्फा अभिलेख अशोक सम्राट अशोक का नहीं है, बल्कि ये कलिंग नरेश खारवेल का है। ये लिखा प्राकृत भाषा में है, लेकिन ये कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक है। भारत का पहला पार्थियन शासक माउस था, बिल्कुल सही है। ग्वालियर अभिलेख से गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। और ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन और हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। आप युद्धों के बारे में बिल्कुल पढ़ के रखिएगा कि कौन सा युद्ध कब हुआ है। ठीक है। चलिए, हर्ष और जो पुलकेशिन के बीच का जो युद्ध है उसे कहते हैं नर्मदा का युद्ध। नर्मदा का युद्ध, और यह युद्ध हुआ था 630 AD में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अशोक के कुछ अभिलेख यूनानी भाषा यानी कि खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं, वे भारत के किस हिस्से में पाए गए? बहुत ही इजी प्रश्न है ये। और अशोक बहुत टारगेटेड रहता है यूपी लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस में, तो इसलिए इसको याद करके रखिएगा। अशोक के कुछ अभिलेख किस यूनानी भाषा में पाए गए हैं? संपूर्ण भारत, पश्चिमोत्तर भारत, पूर्वी भारत या फिर दक्षिण भारत में? इसका सही जवाब पश्चिमोत्तर भारत। अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि के पश्चिमोत्तर भारत में पाए गए हैं। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख या तिथियां उत्कीर्ण कराने की परंपरा के प्रारंभ किया। दूसरा ऑप्शन है सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के, देखिए ध्यान रखिएगा, शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों ने चलवाए। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। सभी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि यूनानी शासकों ने भारत में सबसे पहले सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण कराने की परंपरा शुरू की। यूनानी की शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के शुद्ध सिक्के कुषाणों ने चलाए, जबकि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली स्तंभ लेख निम्न में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट और भानुगुप्त। इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से ही महरौली स्तंभ लेख संबंधित है। महरौली कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। तो अभी हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग एंशियंट के गुप्ता पीरियड के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्न में से किनके मध्य लड़ा गया? यानी कि युद्धों पर आपको विशेष फोकस रखना है। ये प्रश्न आपको बताते हैं कि आपको युद्ध में विशेष फोकस रखना है कि कौन सा युद्ध किसके बीच लड़ा गया है। निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? अकबर बनाम बैरम खां, अकबर बनाम हेमू, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, या फिर अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। अकबर और हेमू के मध्य। जबकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो अकबर और बैरम खां के बीच युद्ध है, ये कौन सा युद्ध था? ये था तिलवाड़ा का युद्ध। ये भी याद रखिएगा, अकबर और बैरम खां के बीच लड़ा गया था। ऐसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। ध्यान रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध। इसी को राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। ये कब लड़ा गया था? ये 1565 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? विजयनगर और एक मुस्लिम संघ बना था उसके बीच में। विजयनगर वर्सेस मुस्लिम संघ। ओके। तो इस प्रकार के जो युद्ध हैं, इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, उनको आप याद रखिएगा कि कौन सा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1669-72 के मध्य लड़ा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। इसका सही जवाब है मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था।
ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया ये युद्ध था। दूसरा जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह जो है वो मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और पूना की संधि अंग्रेजों के साथ मराठों ने की थी और यहीं से पेशवाई समाप्त कर दी गई थी। पेशवाई समाप्त कर दी गई थी 1817 में ये पूना की संधि की गई थी। ठीक है, मद्रास की संधि हैदर ने की थी। मंगलुरु की संधि आप कह सकते हैं टीपू ने की थी, क्योंकि बीच में ही इनकी डेथ हो गई थी हैदर की। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी टीपू ही करेंगे और पूना की संधि जो थी वो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तुलसीदास के गुरु कौन थे? चलिए जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया फिर से आपके पास। इसका मतलब गुरु को लेकर 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है उसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के गुरु थे बाबा नरहरि। कौन थे? बाबा नरहरि। चलिए बताइए, सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। और अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। ओके, चलिए आपने पढ़ा था महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के गुरु थे। तो ये बताइए गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोवे एमजी रानाडे, ये थे गोखले के गुरु और गोखले थे गांधी के गुरु। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। जैसे दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी व्रजानंद थे। अच्छा, आनंद पांडे किसके गुरु थे? जल्दी से बताइए, आनंद पांडे किसके गुरु थे? ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। बिरसा मुंडा के गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तमिल भाषा में रचित सच्ची रामायण निम्न में से किसकी रचना है? कवि कंबन, पेरुंदेवनार, कृत्तिवास या रामास्वामी पेरियार? जल्दी से बताइए, सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा रामास्वामी पेरियार। रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की है। किसने की है? रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की है। जबकि देखिए जो कंबन हैं इन्होंने रामायण को तमिल भाषा में अनुवादित किया है, या तमिल भाषा में जो रचना है रामायण की वो कवि कंबन ने की है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बांग्ला भाषा में जो रचना है वो कृत्तिवास ने की है, बांग्ला में रामायण की। ठीक है, इसके बाद पेरुंदेवनार का जो संबंध है वो है महाभारत का तमिल भाषा में जो अनुवाद है, वो महाभारत का तमिल में अनुवाद वो किया है पेरुंदेवनार ने। कवि कंबन ने रामायण का किया है और पेरुंदेवनार ने महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किया है, जबकि कृत्तिवास ने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है कि महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय किया गया था। ठीक है, और ये किया था अब्दुल कादुर बदायूनी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जो रामायण है इसका भी अब्दुल कादुर बदायूनी ने ही इसका अनुवाद किया है। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल सम्राट द्वारा इलाही संवत कब प्रारंभ किया गया? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, इसका सही जवाब है 1583 AD। 1583 AD। निम्न में से सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित कौन सी कृतियां 7वीं शताब्दी के इतिहास पर प्रकाश डालती है? देखिए बुक से रिलेटेड फिर से एक प्रश्न आ गया है, तो आपको याद रखना है इन 3 बुक हैं, कौन कौन सी बुक हर्षवर्धन से रिलेटेड हैं या जो हर्षवर्धन ने लिखी हैं। तो रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद, रत्नावली प्रियदर्शिका बुद्धचरित तो नहीं है, हर्षचरित प्रियदर्शिका नागानंद, हर्षचरित भी नहीं है और हर्षचरित यहाँ भी नहीं। तो यानी कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद। इसका सही जवाब क्या होगा? रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद। ये हर्षवर्धन की 7वीं सदी की किताब है। निम्न में से किस साहित्यिक रचना से मौर्य काल की जानकारी नहीं मिलती है? यानी कि
कौन सा ऐसा रचना है जिससे कि मौर्य काल से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। चलिए तो फिर देखते हैं किससे जानकारी प्राप्त नहीं होती है। शूद्रक रचित मृच्छ कटिकम, जो मृच्छ कटिकम है शूद्रक की, उससे जानकारी नहीं मिलती है हमें मौर्य काल की, बल्कि उससे जानकारी मिलती है हमें मृच्छ कटिकम से गुप्तों की। ठीक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस मौर्य काल की जानकारी देता है। सोमदेव का कथा सरित सागर भी हमें मौर्य काल की जानकारी देता है, और क्षेमेंद्र रचित बृहत कथा मंजरी भी हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं। इसके अलावा पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है ये एक संस्कृत की रचना है। ठीक है, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, और इसी के अलावा जो अर्थशास्त्र है वो भी हमें मौर्य काल की जानकारी देता है, जिसका लिखा है चाणक्य ने। ओके, ऐसे ही जो राजतरंगिणी है उससे कश्मीर की जानकारी मिलती है। चलिए प्रतीक चिन्ह और महत्व की बात कर लेते हैं। हड़प्पा कालीन प्रतीक चिन्हों का मिलान कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक, स्वास्तिक किससे रिलेटेड है, जल्दी देखिए। स्वास्तिक किससे होगा, सूर्य की उपासना से। श्रृंग, बकरा और बैल, कि बकरा किससे रिलेटेड होगा, बलि से। ठीक है, बैल क्या होगा, सर्वाधिक महत्व वाला पशु था हड़प्पा काल में, और श्रृंग शिव का रूप होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए। इसका सही जवाब क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से किनको वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, वंश मंडल के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद के 10 मंडलों में से। ठीक है, तो ये आपके टोटल 50 प्रश्न थे जिनके बारे में मैंने आज चर्चा की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं एक एक करके 50-50 प्रश्न या कुछ प्रश्नों की सीरीज मैं आपके सामने लाता जाऊंगा, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो भी योगदान ये चैनल आपसे कर सकता है तो ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।